सभी श्रोता मित्रों को मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं अश्विनी कुमार दुबे जी की लिखी कहानी सुआ पंखी साड़ी। सत्तू ने सुबह काम पर पहुंचते ही ठेकेदार से कहा, भैया मुझे 1 दिन की मजदूरी आज उधार चाहिए। सत्तू एक मेहनती और ईमानदार मजदूर है। चौहान के पास पिछले 6 महीनों से काम कर रहा है। उसने कभी कोई नखरा नहीं किया। जितना काम उसे बताया गया समय से उसने पूरा किया। चौहान उसे पसंद करता है। उसकी ईमानदारी पर उसे भरोसा है। उसने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें उधार? 3 दिन बाद हफ्ता पूरा हो रहा है, तब तुम्हें पूरे हफ्ते की पगार हमेशा की तरह मिल जाएगी। सत्तू ने कुछ शर्माते हुए कहा, बीवी के लिए साड़ी खरीदनी है। चौहान को हंसी आ गई। उसने बैग से 400 रुपये निकालकर सत्तू के हाथ पर रखते हुए कहा, ठीक है, ये लो तुम्हारी 1 रोज़ की मजूरी। हफ्ते की पगार में से काट लूँगा। सत्तू रुपए पाकर खुश हो गया। उसने रुपए जेब में रखे और अपने काम में जुट गया। चौहान जगह जगह भवन बनाने के ठेके लेता है। उसने शहर में कई बहुमंजिला इमारतें बनाई हैं। बरसात के दिनों को छोड़कर शेष दिनों में उसका काम चलता ही रहता है। वह अपने मजदूरों को पगार देने में कोई बहानेबाजी नहीं करता। इसी कारण मजदूर उससे खुश रहते हैं और उसके काम में कोई देर अवेर नहीं होती। चौहान के यहाँ काम करने से पहले सत्तू दिहाड़ी मजदूरों के चौक पर जाकर खड़ा हो जाता था। लोग वहीं आकर मजदूरों को काम पर ले जाया करते हैं। कभी वहाँ खड़े रहते उसका दिन बीत जाता और कोई उसे काम पर न ले जाता, तब वह बहुत निराश हो जाता। ऐसे समय नाले के किनारे बनी अपनी खोली में जब वह आता तो पुन्नो माई समझ जाती कि सत्तू आज भूखा है। वह जाने कहाँ से 4 रोटियां और आलू की कटोरे भर सब्जी उसके सामने रखकर कहती, ले बेटा खा ले, आज नहीं मिला काम तो कल मिलेगा, चिंता फिक्र मत कर। वह चुपचाप खाना खा लेता। उसे इस तरह खाते देखकर पुन्नो माई को बड़ा सुकून मिलता। नाला किनारे मजदूरों की बस्ती में एक शंकर जी की छोटी सी मड़िया है। अक्सर लोग वहां जल चढ़ाने आया करते हैं। शंकर जी गरीबों के भगवान, 1 लोटा जल चढ़ा दो तो खुश। पुन्नो माई इसी मड़िया में रहती है अपने शंकर जी के साथ। बस्ती का कोई न कोई मजदूर उसे खाना खिला देता है और वह बस्ती में कोई मजदूर भूखा रह जाए तो पुन्नो माई उसके भोजन का इंतजाम कर देती है। सत्तू की आदत खराब। जब काम मिलता है तो रोज दारू पीकर आता है। पुन्नो माई को उसकी इस हालत पर दया आती। सुबह उसे होश आता तो पुन्नो माई उसे समझाती, बेटा दारू जहर है, इस तरह पीता रहेगा तो ज्यादा दिन नहीं जिएगा, अपने को संभाल। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कौन है मेरे पीछे रोने वाला। चिढ़ते हुए सत्तू माई को जवाब देता और काम पर जाने को तैयार होने लगता। पीछे कोई रोने वाला नहीं है, इसलिए दारू क्यों पीना, चूहे मारने की दवा खाकर ही मर जा। माई भी झल्ला कर उसे टका सा जवाब दे देती। एक दिन माई ने कृष्णा से कहा, कृष्णा जो अपनी पत्नी के साथ रोज किसी ठेकेदार के यहाँ काम पर जाता था, अरे कृष्णा, ये सत्तू बहुत दारू पीता है रे, मर जाएगा एक दिन। जिस दिन काम नहीं मिलता भूखा सो जाता है। कभी कभार मेरे पास रोटियां बच जाती हैं तो मैं खिला देती हूँ। तू ठेकेदार से बात करके इसे काम पर लगवा देना। कृष्णा ने भी सोचा, सत्तू 20-22 साल का जवान है, मजबूत है, दारू उसे खोखला कर दे, इससे पहले कहीं काम पे लग जाए तो इसका भला हो जाएगा। और ठेकेदार को भी जवान मजदूरों की जरूरत रहती ही है। उसने माई से कहा, ठीक है, कल सत्तू को ठेकेदार से मिलवा दूंगा, काम होगा तो जरूर मिलेगा। अगले दिन कृष्णा ने सत्तू को चौहान ठेकेदार से मिलवा दिया। इस तरह सत्तू को काम मिल गया। पिछले 6 महीनों से कृष्णा और उसकी पत्नी के साथ सत्तू भी ठेकेदार के यहाँ काम पर जाने लगा है।
सत्तू मेहनती है, ईमानदार है। उसका काम देखकर चौहान ने उसकी रोज की मजूरी 3 महीने बाद बढ़ाकर 350 की जगह पूरे 400 कर दी है। लेकिन सत्तू की दारू पीने की आदत नहीं छूटी। दारू पीने की उसकी इस लत पर लगाम लगाई उसकी पत्नी सावित्री ने। जब उसकी दैनिक पगार 400 रुपये हो गई, तब पुन्नू माई ने उसके सामने सावित्री से शादी कर लेने का प्रस्ताव रखा। सावित्री भी वहीं मजदूरों की बस्ती में रहने वाली एक अनाथ लड़की थी। 18 की उम्र पार कर चुकी थी। पास की कॉलोनी में कई घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती थी। बस्ती के कई अधेड़ और बूढ़े उस पर बुरी नजर रखते थे। पुन्नू माई को उस पर दया आती। उसे डर लगता, जवान लड़की है, कल को उसके साथ कुछ हो गया तो अच्छा न होगा। यही सोचकर माई ने सत्तू को उससे विवाह कर लेने को कहा। सत्तू और सावित्री का विवाह शंकर जी की मड़िया के सामने छोटा सा पंडाल लगाकर संपन्न कराया गया। उस दिन सत्तू ने छक कर पी। उसकी पगार पूरे 50 रुपए बढ़ गई थी और माई की कृपा से शादी भी हो गई थी। सत्तू को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। सावित्री थी तेज तर्रार। रात में जब दारू की गंध छोड़ता सत्तू कोठरी में घुसा तो सावित्री ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसे नहीं चलेगा। दारू पीकर आना है तो कोठरी के बाहर सोना होगा। सत्तू तो सुहागरा के सपने लेकर भीतर घुसा था, परंतु सावित्री का उग्र रूप देखकर वह सहम गया। उसने पति होने का अधिकार दिखाना चाहा और जबरदस्ती पर उतारू हो गया। सावित्री मजबूत थी। उसने धक्का देकर सत्तू को कोठरी से बाहर कर दिया और भीतर से दरवाजे में कुंडी चढ़ाकर बोली, जिस दिन बिना दारू पिए आओगे उसी दिन भीतर सो पाओगे। सत्तू का मन हुआ चिल्लाए, सावित्री को बुरा भला कहे, परंतु वह कुछ न कर सका। उसे लगा बस्ती वाले क्या कहेंगे, कहीं उसे नामर्द न समझने लगे। ये सोचकर वह घबरा गया और विवाह की खुशी में उसने कुछ ज्यादा ही पी भी ली थी। अपना ही शरीर उससे संभल नहीं रहा था। वह बाहर बरामदे में पड़ी पुरानी बोरियों के ढेर पर लुढ़क गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई तो उसने अपने बदन पर चादर और सिर के नीचे तकिया देखा तो हैरान हो गया। गुसल खाने से तैयार होकर आया तो नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़े और गिलास भर चाय उसके सामने रख दी गई। मैं काम पर जाने की तैयारी करने लगा। सावित्री से कुछ कहने की उसकी हिम्मत ना हुई। थोड़ी देर बाद सावित्री ने उसकी ओर एल्युमिनियम का टिफिन बढ़ाते हुए कहा, इसमें तुम्हारा खाना है, दोपहर में खा लेना, मुझे काम पर जाना है। इतना कहकर वह लंबे डग भरती हुई सामने की गली से मुड़ गई। बाहर से कृष्णा ने आवाज दी, सत्तू तैयार है, काम पर चलना है। वह अपना टिफिन लेकर बाहर आ गया। आज कृष्णा अकेला था। भाभी पीछे खाने की पोटलियां लेकर आने वाली थी, ऐसा कृष्णा ने कहा। फिर कृष्णा ने पूछ ही लिया, सत्तू रात कैसी कटी? सत्तू उदास हो गया। वह कृष्णा से कोई बात नहीं छुपाता। उसने कल रात अपनी आप बीती कृष्णा को सच सच बता दी। उसे विश्वास था कि कृष्णा जरूर सावित्री को बुरा भला कहेगा, परंतु ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उल्टे सत्तू को ही डांटने लगा। एक रात दारू पिए बिना नहीं रह सकते। सावित्री ने जो किया बहुत ठीक किया। कृष्णा की बात सुनकर सत्तू दुखी हो गया। उसे कुछ बोल ना आया। वह कहता भी क्या कृष्णा से। लेकिन आज रात सावित्री की सारी हेकड़ी निकाल कर रख देगा, ऐसा उसने सोचा। छोटा पकड़कर 4 लगाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी वो सोच ही रहा था कि कृष्णा ने उसे अच्छी तरह चेताया, देख सत्तू, अब तू शादीशुदा है, दारू पीना छोड़ दे, घर गृहस्थी संभाल, और सुन, सावित्री के साथ भूलकर भी जोर जबरदस्ती न करना। वह बड़े बड़े साहबों के घर में काम करती है। घरेलू हिंसा के जुर्म में
तुझे एक पल में जेल भिजवा देगी, समझे? भला आदमी बनकर रह, इसी में तेरा जीवन सुरक्षित है। सत्तू भीतर से डर गया। घरेलू हिंसा के मामले में उसने कई बातें सुन रखी थी। उनका हश्र भी वह अच्छी तरह जानता है। मर्द की जिंदगी बर्बाद होते देर नहीं लगती। कृष्णा की नसीहत उसने अपने मन में रख ली, किंतु कहा कुछ नहीं। पीछे से कृष्णा की पत्नी भी लंबे डग भरती हुई आ गई। तीनों ठेकेदार के पास जाकर अपनी हाजिरी लगवाने लगे। 3 महीने हो गए। सत्तू ने एक बूंद दारू नहीं पी। कई बार उसकी इच्छा हुई कि आज एक बोतल हो ही जाए, परंतु बाहर बरामदे में रात भर सोना पड़ेगा, ये सोचकर ही उसका मन घबरा जाता और वह कॉलोनी की तरफ ना जाकर सीधा अपनी खोली में पहुंच जाता, जहां गर्मा गर्म मनपसंद भोजन मिलता और सावित्री के साथ इसमें उसकी दारू की तलब कब खो जाती उसे पता ही न चलता। तड़के ही सावित्री ने कहा था, आज मेरा जन्मदिन है, काम से जल्दी आ जाना। शाम को शंकर जी की मड़िया चलेंगे, पुन्नो माई से आशीर्वाद लेंगे, उन्होंने ही हमारा घर जो बसाया है। काम पर आते ही सत्तू को लगा कि उसकी शादी को 3 महीने हो गए। आज तक उसने सावित्री को कुछ भी खरीद कर नहीं दिया। हालांकि हर सप्ताह वह अपनी पगार सावित्री को सौंप देता है। वह भी कॉलोनी के 4-5 घरों में चौका बर्तन करती है, पर उसे क्या मिलता है सत्तू ने कभी नहीं पूछा। नई नई गृहस्थी है, घर में क्या नहीं लगता। सावित्री सब इंतजाम करती रहती है। पहले घर में एक चारपाई थी, अब चौड़ा लोहे का फोल्डिंग पलंग आ गया है। रजाई, गद्दे, चादर, तकिए सब तो नए नए दिखाई देते हैं। फिर भी सावित्री के लिए उसे अपनी ओर से कुछ देना ही चाहिए। आज उसका जन्मदिन है। उसने शाम को पूजा में चलने को कहा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन सत्तू का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं? यही सोचकर उसने आज काम पर आते ही ठेकेदार से 1 दिन की मजूरी उधार मांग ली। रुपए उसे मिल गए। दोपहर का खाना खाने की जब छुट्टी होगी, वह दौड़कर सामने के बाजार से एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर लाएगा। उसने ऐसा ही किया। वह अपनी पसंद की सुआपंखी रंगों वाली एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर लाया। सबसे पहले ठेकेदार ने ही पूछा, दिखाओ सत्तू, कैसी साड़ी लाए हो? सत्तू ने अखबार में लिपटी हुई साड़ी खोलकर दिखा दी। ठेकेदार ने नाक भौं से कोड़कर कहा, तू और रुपए मांगता तो मैं मना थोड़े ही करता, दे देता ना। मेरे अनुसार तुझे 1000-2000 वाली साड़ी लानी चाहिए। तेरी बीवी को ये साड़ी पसंद ना आएगी। ठेकेदार की बात सुनकर सत्तू का मन उदास हो गया। उसने चुपचाप साड़ी को अखबार में लपेटा और अपने झोले में खोस दिया। रह रहकर उसका मन कचोट रहा था कि सावित्री भी इसी तरह उलाहना न दे कि क्या इतनी सस्ती साड़ी खरीद कर ले आए। उसका मन काम में न लगा। एक बार तो उसने सोचा भी कि ठेकेदार से कुछ रुपए और लेकर कोई महंगी सी साड़ी खरीद लाए। घर गृहस्थी में रुपयों की जरूरत बनी रहती है। महंगी साड़ी देखकर कहीं सावित्री नाराज होकर यह न कह दे कि घर के दूसरे जरूरी सामान छोड़कर इतनी महंगी साड़ी क्यों ले आए, क्या जरूरत थी इसकी। शाम तक सत्तू का मन बहुत बेचैन रहा। काम से लौटते समय रास्ते में उसने कृष्णा को साड़ी दिखाते हुए पूछा, सावित्री के लिए लाया हूँ, कैसी है? कृष्णा ने भी साड़ी देखकर कोई उत्साह न दिखाया और कहा, ठीक है, और अच्छी ला सकते थे। भाभी ने साड़ी हाथ में लेकर कहा, भैया लाना ही था तो कोई ढंग की साड़ी लाते, कोई चटक मटक गाढ़ा रंग होना चाहिए था। ये सुआपंखी रंग भी कोई रंग है? सावित्री को तो ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद ना आएगी। सत्तू ने चुपचाप साड़ी अखबार में लपेट कर रख ली।
अब उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसे लगा सचमुच ये साड़ी बहुत साधारण है, उसे कोई अच्छी और महंगी साड़ी लानी चाहिए थी। विवाह के बाद पहली बार पत्नी के लिए कोई उपहार लेकर जा रहा है, वह भी इतना साधारण। भीतर से वह निराश हो गया, परंतु चेहरे से अपनी उदासी प्रकट न होने दी। हंसकर उसने कृष्णा भैया और भाभी से कहा, अगली बार कोई महंगी साड़ी खरीद लाऊंगा। बातों ही बातों में कब घर आ गया सत्तू को पता ही न चला। वह चुपचाप अपना झोला छुपाता घोली में घुसा। सावित्री मंदिर जाने के लिए तैयार बैठी थी। उसने सत्तू से हाथ मुंह धोकर झट तैयार होने के लिए कहा। सत्तू गुसलखाने में जाकर तैयार होने लगा। जब वह तैयार होकर बाहर आया तो हैरान रह गया। उसने देखा सावित्री उसके द्वारा लाई गई साड़ी को सीने से चिपकाए चहक रही है। खिलखिलाकर वह बोली, मेरे लिए लाए हो? जन्मदिन का उपहार बहुत अच्छी है, मैं आज इसे पहनकर मंदिर जाऊंगी। मैं अभी इसे पहनकर आती हूँ, फिर चलते हैं। इतना कहकर वह रसोई वाली खोली में जाकर साड़ी बदलने लगी। सत्तू प्रसन्न था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सावित्री साड़ी पहनकर आई, बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साड़ी बहुत अच्छी है, कितने की लाए हो? सत्तू का मन कांप गया। क्या कीमत बताए? उसने सच सच कहा, मेरी दिन भर की मजूरी है। सावित्री ने सजल नेत्रों से कहा, बहुत कीमती है ये, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। शंकर जी की मड़िया, छोटा सा मंदिर, भीतर शिवलिंग स्थापित, चारों तरफ का किनारा पुन्नो भाई का निवास स्थल। बस्ती भर के मजदूर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माई को भी कुछ न कुछ देकर जाते हैं। आज सावित्री और सत्तू को मंदिर में एक साथ देखकर पुन्नो माई की खुशी का ठिकाना न था। दोनों ने शंकर जी की पूजा अर्चना की, फूल फल मिठाई उन्हें अर्पित किए। फिर दोनों ने पुन्नो माई के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। पुन्नो माई ने सावित्री को गले लगाकर कहा, सावित्री तू बड़ी भाग्यवान है रे, ये तेरा पति सत्तू नहीं सत्यवान है। जैसे सती सावित्री अपने सत्यवान को यमराज से छुड़ा कर लाई थी, वैसे ही तू अपने सत्तू को दारू, जो कि यमराज ही तो है, उससे छुड़ा कर लाई है। जुग जुग जियो मेरी बेटी, जुग जुग जियो। सत्तू को आज सचमुच अपने भाग्य पर बहुत गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुआ पंखी साड़ी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।